इस वीडियो में हम क्लास 9th के क्वेश्चन बैंक हिंदी के काव्यबोध इकाई 2 के सभी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें से एक अंक के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के भेद हैं 2। आंसर हो जाएगा आ वाला। अगला है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद कितने हैं? शैली की दृष्टि से 3 भेद हैं। फिर है, काव्य के भेद हैं तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, अर्थात सा वाला आंसर सही होगा। फिर है, प्रबंध काव्य के प्रकार हैं, तो प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं। अगला है, कामायनी है तो कामायनी महाकाव्य है। फिर है, रस के बिना काव्य माना जाता है, नीरस माना जाता है। अगला है, रस के अंग होते हैं तो रस के अंग 4 होते हैं। अब है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो रति। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। विभानुभाव संचारी संयोगाद्र निष्पत्ति संयोगदृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो ये सूत्र भरत मुनि का है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो छंद के केवल 2 भेद हैं। फिर है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। अर्थालंकार में चमत्कार किसके कारण होता है? अर्थ के कारण। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला है, उपमा का अर्थ है समानता या सादृश्य, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। फिर है, उपमा अलंकार के अंग हैं, तो उपमा अलंकार के अंग हैं 4। अगला है, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। फिर है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघ की तुलना किससे साथ की जा रही है? मानव की एक्टिविटी किसमें बता रहे हैं? मेघ में। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के आंतरिक स्वरूप से है। अगला है, खंड काव्य में जीवन के संपूर्ण चित्रण होता है, नहीं, एक अंश का चित्रण होता है, महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण और खंड काव्य तो सिर्फ एक अंश का। फिर है, महाकाव्य में जीवन का तो संपूर्ण चित्रण। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। रस के प्रकार होते हैं 9। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगला है, रोद रस का स्थायी भाव है क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव है करुणा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा। फिर है, वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है। उपमेय में उपमान का आरोप यानी रूपक अलंकार। रंगमंच पर अभिनय देकर आनंद अनुभूति, ये क्या है? दृश्य। दृश्य काव्य का उदाहरण है। फिर है, काली लहर कल्पना काली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला है, सोई संत सुजान इन पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। वर्ण मात्रा यति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना कहलाती है, तो इसे छंद कहते हैं। क्षितिज अटारी गहराई में खालिस्तान अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। पत्थरों द्वारा पानी पीना में खालिस्तान अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। फिर है, रसखान ने खालिस्तान में रचनाएं लिखी है, तो सवेया में। फिर है, संचारी भावों की संख्या होती है 33। अब है हमारी सही जोड़ी। 3 वर्णों का समूह अर्थात गण। 3 वर्णों का समूह गण कहलाएगा। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। फिर है हमारा सवेया, तो सवेया है वार्णिक छंद। फिर है, रस के अंग तो 4 और पंचवटी है खंड काव्य। अगली सही जोड़ी है हमारी कामायनी। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। फिर है हमारा प्रबंध काव्य के भेद, तो प्रबंध काव्य के भेद हैं 3, यानी घा वाला। काव्य की आत्मा
रस को कहा गया है। छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। उपमेय में उपमान का आरोप, रूपक अलंकार। अब है हमारे एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर आपको दिया गया है एक वाक्य में उत्तर, तो आप एक वाक्य में ही लिखें, एक शब्द में ना लिखें, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे। तो यहाँ पर दिया है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। अगला है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीति। अगला है रसात्मक वाक्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अगला है एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को क्या कहते हैं? एक ही छंद में रचित एक घटना का चित्रण पूर्ण रूप से करने वाली रचना को खंड काव्य कहते हैं। अगला है काव्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अगला है स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रस कहते हैं। यानी जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। अगला है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। अगला क्वेश्चन है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। अगला है जहाँ काव्य का आधार शब्द होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ शब्द अलंकार होता है। बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो बालू के सांपों में रूपक अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 12वां, जिसका आंसर है मेघ आए बन ठन के पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है इसमें मिसप्रिंट हुआ है, इसके आगे की लाइन पूरी दी हुई नहीं है। इसके आगे की लाइन ऐसे आएगी कि पाहुन ज्यों आए हो मेघ आए बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला है हसमुख हरियाली है हिम आतम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हसमुख हरियाली है हिम आतम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर है वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में उपमा अलंकार है। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के 2 भेदों के नाम लिखिए। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास और यमक, और अर्थालंकार के हैं उपमा और रूपक अलंकार। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर विभत्स रस होता है। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो आंसर होगा सत्य। अगला है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो आंसर है सत्य। अगला है प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, असत्य। अगला है मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, सत्य। 5वां मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, सत्य। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, असत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, असत्य। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को कम करता है, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग सत्य बात है ये। जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं, असत्य। छंद को पढ़ने का प्रवाह लय गति कहलाता है, सत्य। 12वां है छंद में अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, सत्य। अगला है 13वां 13वां संकट सागर में रूपक अलंकार है, सत्य। अगला है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, तो सत्य।